अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था अनुच्छेद 312। आज पढ़ेंगे उससे आगे के अनुच्छेद। तो आइए पढ़ते हैं 312 अनुच्छेद के आगे के अनुच्छेद। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और टॉपिक है हमारा प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 312। उससे आगे पढ़ेंगे आज अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 315। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 में यह व्यवस्था की गई है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग गठित किया जाएगा। संघ एवं राज्यों के लिए, संघ एवं राज्यों के लिए संघ से तात्पर्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी, ठीक। यानी अनुच्छेद 315 में व्यवस्था की गई है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 324। ये अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित है। यानी चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन को कौन कौन से पावर्स रहेंगे। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग की शक्तियां देखते हैं। तो चुनावों में पर्यवेक्षण, चुनावों में पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का तात्पर्य है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। यानी चुनाव आयोग ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो भी काम सौंपे हैं वे कार्य कायदे से हो रहे हैं या नहीं, इसका निरीक्षण करने की शक्ति है चुनाव के समय में इलेक्शन कमीशन की। तो चुनावों में पर्यवेक्षण, इसके अतिरिक्त निर्देशन एवं नियंत्रण, निर्देशन एवं निर्देशन से तात्पर्य क्या है? दिशा निर्देश
अधीनस्थ कर्मचारियों को इलेक्शन कमीशन जो भी दिशा निर्देश देगा, जो भी गाइडलाइन देगा एवं नियंत्रण, नियंत्रण मीन्स कंट्रोलिंग, यानी अधीनस्थ कर्मचारियों पर जो है उसका कंट्रोलिंग रहेगी, नियंत्रण भी रहेगा। तो चुनावों में पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां, संबंधी समस्त शक्तियां निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, या इसी को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। चुनाव आयोग को ही निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में निहित रहेंगी, यानी ये शक्तियां इलेक्शन कमीशन के पास होंगी। ठीक है, निहित रहेंगी। ठीक, यानी चुनाव के समय में पर्यवेक्षण की शक्ति, दिशा निर्देशन की शक्ति एवं नियंत्रण की शक्ति जो है इलेक्शन कमीशन के पास होगी। ठीक, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 ये अनुच्छेद जो है वयस्कों के मताधिकार से संबंधित है, जो एडल्ट है, जिनकी एज 18 साल हो गई है। वर्तमान में एक सवाल पूछा जाता है कि मतदाता की आयु होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल से पूर्व जो है ये 21 वर्ष थी, तत्पश्चात इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो अनुच्छेद 326 326 देखिए इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्कों के मताधिकार, वयस्कों के मताधिकार के आधार पर होगा, मताधिकार के आधार पर होगा। यानी जो लोकसभा और विधानसभाएं हैं, लोकसभा और राज्य की विधानसभा, यही तो ऐसे चुनाव हैं जिनमें जो है डायरेक्ट कैंडिडेट यानी जो प्रजाजन है, जो जनता है, वो सीधे मतदान करती है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन जो है वयस्कों के, यानी जो एडल्ट हैं,
उनके मतों के आधार पर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं 330। तो ये लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 330 330 अनुच्छेद 330। तो इसमें बताया गया है कि ये लोकसभा में, लोकसभा की बात है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण होगा, यानी सीटें जो है इनके लिए रिजर्व रहेंगी, स्थानों का आरक्षण होगा। क्लियर हो गया। यानी लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो है सीटों का रिजर्वेशन, अगर 60 में कहें तो एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है हमारी आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग। अगला अनुच्छेद देखते हैं 331। अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में बताया गया कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जब भारत में अंग्रेज रहे तो उस समय किसी भारतीय महिला ने अंग्रेजों से शादी कर ली, अंग्रेज से शादी कर ली, या किसी अंग्रेज ने भारतीय महिला से शादी कर ली, तो उससे उत्पन्न संतान जो है एंग्लो इंडियन कहलाती है, यानी आंग्ल भारतीय। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति यदि वो जरूरी समझे, ठीक है ना, यदि वह समझे आंध्र प्रदेश के लोगों का राष्ट्रपति वह समझे, राष्ट्रपति के लोगों का मनोनयन कर देते हैं, राष्ट्रपति के लोगों का मनोनयन यदि वह समझे कि
कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी अगर राष्ट्रपति महोदय को ये समझ में आता है कि जो एंग्लो इंडियंस हैं इनका लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो मनोनयन कर सकता है। समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 330, 331, 332। अनुच्छेद 330 क्या है? लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन। और अनुच्छेद 32 है विधानसभा में, राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में, विधान सभाओं में SC ST का आरक्षण। यानी विधानसभा में जो है SC और ST के लिए जो सीटों का रिजर्वेशन है वो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत है। तो इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे। ओके। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 333 जो है, अनुच्छेद 333 तो ये राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन से संबंधित है। और ये मनोनयन जो है राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 300 सॉरी 333 तो अनुच्छेद 333 यानी राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीयों का मनोनयन, आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नॉमिनेशन होता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये अनुच्छेद 333 में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 335 तो इसमें क्या बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में, जो भी सेवाएं हैं SC ST और OBC के लिए
इसमें जो है सेवाओं में मनोनयन है, यानी सरकारी नौकरियों में, सॉरी मनोनयन नहीं बल्कि रिजर्वेशन, अनुच्छेद 335। तो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, एवं ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान जो है अनुच्छेद 335 में। ठीक, अब आगे आते हैं अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 अनुच्छेद 340 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ों के हितों के लिए जो है पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की नियुक्ति की गई है, की नियुक्ति की गई है, की नियुक्ति की गई है। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं हम। अनुच्छेद अगला जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 348। अनुच्छेद 348 देखते हैं कि अनुच्छेद 348 में क्या प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में यानी जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं उनमें अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, यानी इनके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, की जाने वाली भाषा, इसके चयन से संबंधित है। ठीक, अगला अनुच्छेद देखते हैं
अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 ब्रैकेट का। तो इसमें व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा प्राइमरी लेवल में पढ़ रहा है, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहा है प्राइमरी स्कूलों में, तो ये व्यवस्था की गई है कि वो राज्य जो उस राज्य की भाषा है उसमें शिक्षण कार्य करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए केरल राज्य है तो वहाँ प्राइमरी लेवल में मलयालम में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल में हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाती है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 350 का खा। 350 का खा अनुच्छेद 350 ब्रैकेट खा। इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों यानी जो लिंगुअल माइनॉरिटीज है तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक जो है एक विशेष अधिकारी होगा, के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, विशेष अधिकारी होगा। ये हो गया अनुच्छेद 350 का खा। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी होगा उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इसके लिए एक अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारा प्रावधान है हमारा 350 खा में। अगला अनुच्छेद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 351 जो है इसमें क्या है, ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 351 में 351 अनुच्छेद 351 में व्यवस्था की गई है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य करे। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, ठीक है, यानी जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है अधिक से अधिक कार्य किए जाए। इसी उपलक्ष्य में आप देखते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसलिए किया जाए ताकि ये मिश्रित अंगों के लिए एक माध्यम का
कार्य करे। अनुच्छेद 352 आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था। अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रपति अगर ये राष्ट्रपति को ये आभास होता है कि उसके किसी भाग की सुरक्षा, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध का खतरा है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत वो जो है आपातकाल लगाता है। और इसी तरह से 356 भी आपातकाल से ही संबंधित है। ये जो है राज्य में अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था है, राज्यपाल को ऐसा आभास होता है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सूचित करता है। यह अनुच्छेद 356 में व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आगे जो है अनुच्छेद जो 359 है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 359 यानी 359, अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 359 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए, कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है, यानी स्थगित कर सकता है। यानी जो मूल अधिकार है हमारे, उनको प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन युद्ध की स्थिति में भी ये चालू रहते हैं। बट अगर कोई ऐसी स्थितियां हैं और उन स्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को क्रियान्वित कराने के लिए न्यायालय जाना चाहता है, तो इस अधिकार को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359, 359 अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय स्थिरता से संबंधित है। अगर देश में कहीं भी वित्तीय अस्थिरता है तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, कोई साख को भी खतरा है तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 360 है। मैंने पहले बताया था अनुच्छेद 352, 356 और 360। आगे देखते हैं अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365। इसमें क्या व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा ये समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुरूप शासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी इसमें यह बताया गया कि यदि केंद्र किसी अधिकारी को
किसी राज्य में भेजता है, ठीक है, यदि केंद्र किसी राज्य में किसी अधिकारी को भेजता है और उस भेजे गए अधिकारी के निर्देशों का पालन करने में राज्य असफल रहता है, तो राष्ट्रपति महोदय को विधि के द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ये समझा जाएगा, यानी राष्ट्रपति महोदय ये समझेंगे कि वह राज्य जो दिशा निर्देश है, जो निर्देश है, उनका पालन करने में असमर्थ है और वहां पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 365 भी। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 इसमें यह बताया गया है कि संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शक्ति जो प्राप्त है वो संसद को प्राप्त है, और ये बताया गया अनुच्छेद 368 में, यानी संसद को संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। संविधान संशोधन कर सकती है संसद, और उसकी जो प्रक्रिया क्या है उसका विवेचन है अनुच्छेद 368 में, ठीक। अगला अनुच्छेद है 370, और मैं बता दूं कि आप सभी को अवगत है कि अनुच्छेद 370 जो है, यानी धारा 370 ये समाप्त की जा चुकी है। इसमें जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इसको जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो है 370 सांसदों के हस्ताक्षर के द्वारा इसे जो है समाप्त किया जा चुका है संसद में। वैसे तो इसके लिए प्रावधान अलग थे कि इसे किस तरह से समाप्त किया जाएगा, उस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ है कानूनी रूप से, लेकिन इसे जो है 370 सांसदों के हस्ताक्षर के द्वारा जो है समाप्त किया जा चुका है। तो ये आपका अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 371 जो है कुछ राज्यों के विकास से संबंधित है, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, और मेघालय नहीं है, मणिपुर, नागालैंड, महाराष्ट्र और गुजरात। मणिपुर, अनुच्छेद 371 अनुच्छेद, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र और नागालैंड, तो इन विशेष राज्यों में जो है विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए, इन राज्यों में विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति एक बोर्ड गठित कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति एक बोर्ड गठित कर सकता है, और ये प्रावधान किया गया है जो है अनुच्छेद 371 में। अब आते हैं अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में बताया गया कि राष्ट्रपति अपने अधिकार के लिए, यानी अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया गया, यानी भारतीय संविधान का जो है हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार के अंतर्गत
इस अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हिंदी में ट्रांसलेशन जो है करवा सकता है राष्ट्रपति। उसको पावर प्राप्त है अनुच्छेद 394 के अंतर्गत, और अंतिम अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद 395। हमारे मूल जो अनुच्छेद हैं, मूल धाराएं हैं, वो 395 ही हैं। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के 450 तक हो गई है। तो 395 क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953, भारत सरकार अधिनियम 1953, 1953, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल है, जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल है, यह रद्द किया जा सकता है। यह रद्द किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 395 अनुच्छेद। मैंने खास अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 300 मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें पढ़ा दिया है। तो इनका रिवीजन करिए, समझिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में। ठीक है, और ये हमारी जो भी परीक्षा है उनका एक अहम हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। नए छात्रों से पुनः अनुरोध, प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं आपके हित के लिए ही ये जद्दोजहद कर रहा हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।